गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 बायो का जो चैप्टर 6 है उसमें आज हम लोग फॉरेस्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट चैप्टर पर। ओके, तो देखिए फॉरेस्ट जो है एक लार्ज एरिया होता है जो कवर्ड करता है अनकल्टिवेटेड प्लांट्स इंक्लूडिंग हर्ब्स, shrubs, trees and animals also included in। ओके, देखिए फॉरेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी डिफाइन फॉरेस्ट in large area covered with uncultivated plants including uncultivated plants including herbs, shrubs, okay, herbs, shrubs, trees and animals। ओके, तो लार्ज एरिया है जो कवर करता है अनकल्टिवेटेड प्लांट्स इंक्लूडिंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एंड एनिमल्स। इसी को हम लोग फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स। ओके, कुछ माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग आप लिखोगे इसमें एनिमल्स इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, insects एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट के अंदर आप देखो कि लार्ज नंबर में आपने क्या देखा कि यहाँ पर लार्ज नंबर में प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में सर्ब्स प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और उसके अलावा हमने एनिमल्स में भी देखे कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म भी इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, है ना। बट फॉरेस्ट में आप देखोगे कि वहाँ पर जो भी सॉइल है ना, फॉरेस्ट में जो सॉइल होते हैं उनके अंदर लार्ज अमाउंट्स में माइक्रोब्स प्रेजेंट्स होते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि वो सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। ओके, तो इन जगह पे हम लोग लार्ज अमाउंट्स में अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, एनिमल्स को हम देखते हैं जो वो कहलाता है फॉरेस्ट। तो इज कॉल्ड फॉरेस्ट। अंडरस्टूड? तो फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना इकोसिस्टम्स में। इकोसिस्टम्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन सप्लायर है। आज पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला कौन है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन सप्लायर है। फॉरेस्ट जो है वो इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। अब देखेंगे फॉरेस्ट के अंदर लार्ज अमाउंट्स में वाइल्ड लाइफ रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट है। इट इज अ प्लेस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, है ना। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, ट्राइब्स रहते हैं। तो ये नेचुरली क्या करता है? उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है ना। नेचुरली ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा फॉरेस्ट है और ये आपको लगभग पूरे इंटायर वर्ल्ड में अगर आप देखते हैं तो 60% ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला अकेला अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, तो फॉरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है इनका। फॉरेस्ट में मेनली देखेंगे तो ज़्यादातर आपको ग्रीन प्लांट्स होंगे, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। अंडरस्टूड?
फॉरेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का क्या फंक्शन है? ओके, फंक्शंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है फॉरेस्ट का, वो है फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे पहला फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट जो है वो ऑक्सीजन का एक स्टोर हाउस है। ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमसे लेता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। ओके, उसके अलावा सेकंड फंक्शंस का अगर हम बात करेंगे तो ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड में आते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्या है? फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहला फंक्शंस हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ, या आप लिख सकते हो सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन या प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें पहला पॉइंट जो आएगा वो ये है कि ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, स्पेशली अगर हम फॉरेस्ट का बात करें तो फॉरेस्ट में ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स कराते हैं, ये खुद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्शन हाउस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लिखोगे यहाँ मेनली ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स produce oxygen by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis। ओके, तो पहला फंक्शन ये हुआ कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, सेकंड प्रोसेस ये है, फंक्शन ये है इसका, प्रोड्यूस शेल्टर, प्रोड्यूस करता है ये शेल्टर, प्रोड्यूस शेल्टर। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इट प्रोड्यूस शेल्टर, it produces shelter to the wildlife, to the wildlife। हमने यहाँ देखा कि ये मेनली क्या करता है, ये शेल्टर प्रोड्यूस करता है। यानी एक जगह अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है। फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल हैबिटेट्स है। ठीक है, तो ये शेल्टर प्रोड्यूस करता है ना, ये शेल्टर प्रोड्यूस करता है वाइल्ड लाइफ को और ट्राइब्स को। बहुत सारे ट्राइब्स, एंड ट्राइब्स भी आप लिख सकते हो, एंड ट्राइब्स। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडिया में या वर्ल्ड में अगर बात करें तो बहुत ऐसा पॉपुलेशन है जो जिन्हें हम ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, आदिवासी के नाम से जानते हैं, जिनका आज भी जो वो उनका घर जो है वो जंगल है, वो फॉरेस्ट में ही अपना घर बना के रहते हैं। उनका जो उनका जो एडेप्टेशंस है वो फॉरेस्ट है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये ट्राइब्स भी नहीं होंगी हमारे बीच में। तो इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम्स को बैलेंस करने में। अंडरस्टूड?
इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि ये तो हम लोगों ने 2 पॉइंट लिख लिया कि ये तो एक ऑक्सीजन सप्लायर है, दूसरा है कि ये शेल्टर प्रोड्यूस करता है, तीसरा क्या है कि ये सॉइल ओजोन को चेक करता है। अगर मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे बीच में प्लांट्स नहीं होगा, अगर हमारे बीच में प्लांट्स नहीं होंगे तो कंटिन्यूसली क्या होगा कि सॉइल ओजोन बढ़ेगा। सॉइल ओजोन क्या होता है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लीजिए यहाँ की मिट्टी कट कर दूसरी जगह आ जाएगी, तो प्लांट्स रहने से क्या होता है कि प्लांट्स का जो रूट होता है, जो जड़ होता है प्लांट्स का, वो सॉइल को बहुत ही टाइटली बाइंड करके रखता है, बांध कर रखता है, ताकि मिट्टी एक जगह से कट कर दूसरी जगह पर नहीं जाए। अंडरस्टूड? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सॉइल को प्रिजर्व करने में, यानी सॉइल को कंजर्व करता है। ये जैसे देखा जाए तो ये सॉइल को कंजर्व किया है ना, ताकि सॉइल इरोजन नहीं हो। सॉइल को इसलिए कंजर्व किया ताकि सॉइल इरोजन नहीं हो। अंडरस्टूड? तो अब देखिए इसका थर्ड फंक्शन जो है ये क्या है। तो अब देखिए थर्ड फंक्शंस में हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड फंक्शंस में आप देखेंगे चेक सॉइल ओजोन, चेक सॉइल इरोजन। तो देखिए ये सॉइल ओजोन को चेक करता है, मतलब प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, सॉइल को टाइटली बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। तो अब लिखेंगे मेनी प्लांट्स रूट्स, मेनी प्लांट्स रूट plants root tightly hold the soil particles, many plants roots tightly hold the soil particles. So in this way it prevents the soil from soil erosion, है ना। मेनली ये प्लांट्स रूट्स क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली बांध करके रखते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, सॉइल को इरोजन होने से बचाते हैं। मतलब सॉइल इरोजन का मीनिंग ये हुआ कि शिफ्टिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट इज अनदर वर्ड्स में मैं सॉइल इरोजन को डिफाइन कर सकता हूँ। सॉइल इरोजन होता है क्या? सॉइल इरोजन का मीनिंग होता है शिफ्टिंग ऑफ सॉइल from one place to another. Okay, this is called soil erosion. This is called soil erosion. Understood? तो आपने देखा कि प्लांट्स का जो मेनली जो रूट होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स को टाइटली बाइंड करके रखता है, ताकि मिट्टी जो है वो एक जगह से कटकर दूसरी जगह पर नहीं जाए। अंडरस्टूड?
तो दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इज नोन एज सॉइल इरोजन, आप यहाँ पर लिख सकते हो, इज नोन एज सॉइल इरोजन। अंडरस्टूड? सो ये थर्ड पॉइंट समझने का कि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को टाइटली बाइंड करके रखता है। अंडरस्टूड? So these are the most important functions of the forest. And now next functions we start. Okay, next function में आइए। Now fourth function is control flood. Okay, control flood. Control flood. अब आप देखो कि प्लांट्स जो है ये फ्लड्स को कंट्रोल करता है। हाउ इट कंट्रोल द फ्लड? मेनली आप देखोगे कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, अगर वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स के रूट्स है, ठीक है, ये सब प्लांट्स के रूट्स हुए। तो प्लांट्स के जो रूट्स हुए, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अपने अब जानते होंगे कि यहाँ पर रूट हेयर होते हैं, यहाँ पर होते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर का काम क्या होता है, मेनली एब्जॉर्ब करता है वाटर, है ना, वाटर रिवर्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बारिश होती भी है तो प्लांट्स के जो रूट है वो पानी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो एक्स्ट्रा वाटर लॉगिंग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये क्या किए, ये फ्लड्स को कंट्रोल किए। अगर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर अगर बारिश होगी, अगर एक्सेस रेनफॉल होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं होने की वजह से क्या होगा कि प्लांट्स के रूट जो है वो तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब कौन करेगा, सॉइल कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा वाटर को, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको फ्लड को फेस करना पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट का कि वो फ्लड को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? तो हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि इट कंट्रोल फ्लड। ओके, इट कंट्रोल्स forest, green plant, especially green plants absorb maximum water, okay, plants absorb maximum water, है ना, through its root. So in this way it controls flood. Understood? So these are the very important functions of the forest. Okay, two important functions. That first one is check soil erosion and the second is control flood. तो आपने देखा कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम वाटर को अपने रूट के माध्यम से। तो इस तरह से क्या होता है, ये फ्लड को कंट्रोल कर पाता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपके एक्सेस वाटर जो होंगे तो उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा। अंडरस्टूड? So these are the
important functions of forest. Now, the next function start here. Next functions, function of 5. So, okay, next functions is, it is a, अब नेक्स्ट फंक्शन में लिखोगे कि ये क्या करता है, क्लाइमेटिक कंट्रोल करता है, क्लाइमेट कंट्रोल है ना, क्लाइमेट कंट्रोल है ना, दैट इज हाउ इज कंट्रोल द क्लाइमेट. सो फॉरेस्ट रेगुलेट द टेम्परेचर है ना, टाइम टू टाइम. अगर आप देखोगे जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे आपको गर्मी बहुत कम महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये टाइम टू टाइम क्या करेगा, टेम्परेचर्स को मेंटेन करता रहेगा. क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी, ह्यूमिडिटी होगा, बारिश होगा, और इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि ये प्यूरिफाई करेगा, ये पूरे एटमॉस्फेयर एयर को ये प्यूरिफाई करता रहेगा. तो इस तरह से ये क्या किया, ये कंट्रोल कर लिया क्लाइमेट को, यानी कि क्लाइमेट्स को ये कंट्रोल कर लिया. Understood? So in this way it controls the climate. So आपने लिखा है next point में, it controls climate by the process of maintaining its temperature, by the process of maintaining या आप लिखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द टेम्परेचर. ओके, इस तरह से ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर दिया, टेम्परेचर्स को ये रेगुलेट करता है, कभी ज़्यादा कभी कम है ना. तो जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे क्लाइमेट भी होगा, बहुत कूल क्लाइमेट्स होंगे वहाँ पे. अंडरस्टूड? तो ये सब बेसिकली तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये लगभग फंक्शंस हो गए फॉरेस्ट के. these are the functions of forest. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं, फूड चैन पे. फूड चैन क्या होता है? ओके, now we start the next, that is food chain. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चैन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट कर लीजिएगा. देखिए फूड चैन, फूड चैन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. दैट इज, आप इसको लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ फूड from one organism to another is known as food chain. इसी को हम बोलते हैं फूड चैन. यानी एक फूड जो है एक ऑर्गेनिज्म से पास कर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा, तो ये आपका फूड चैन कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मान लीजिए ये हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं,
ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाला कौन? आपने देखा डियर। सेकेंड एग्जांपल समझिएगा, डियर को कंज्यूम करने वाला कौन? तो लायन। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स आप इसको बोल सकते हो, प्रोड्यूसर। तो आपने क्या देखा कि फूड जो है वो ट्रांसफर हुआ वन ऑर्गन से अनदर ऑर्गन। ग्रीन प्लांट को जो फूड मिला वो कहां से मिला? मान लीजिए आपने सन ले लिया, ये सन से इसको मिला, एनर्जी मिला, सोलर एनर्जी मिला। तो इसने क्या किया? फूड बनाया बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको इसने एनर्जी मिला, यहाँ से इसको एनर्जी मिला, तो उसने क्या किया? फूड बनाया। अब इस फूड को कंज्यूम करने वाला डियर, तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हुआ, फिर एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ ये हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे का फूड है। तो इसका फूड बना, डियर का फूड बना ग्रीन प्लांट्स, और लायन का फूड बना डियर। तो फूड क्या होगा? वन ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे फूड चेन। दीज आर कॉल्ड फूड चेन। ओके, यही है आपका फूड चेन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं, जैसे हमने ले लिया ज़ूप्लांक्टन। ज़ूप्लांक्टन, तो ज़ूप्लांक्टन जो होते हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, पानी के अंदर होते हैं एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं ज़ूप्लांक्टन। ओके, तो ज़ूप्लांक्टन को कंज्यूम करने वाले कौन होते हैं? स्मॉल फिश। फिर आपने देखा स्मॉल फिश को कंज्यूम करने वाला कौन? तो बिग फिश। फिर उसको कंज्यूम करने वाला कौन? शार्क। तो शार्क। तो इस तरह से यहाँ भी हमने क्या देखा कि वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड है अदर ऑर्गेनिज्म का। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया, और सेकंड एग्जांपल आपका ये हो गया। ओके, एक ज़ूप्लांक्टन यानी स्मॉल एनिमल्स को बोलते हैं ज़ूप्लांक्टन, जो पानी के अंदर जो रहते हैं छोटे छोटे एनिमल्स, जिनको हम बोलते हैं ज़ूप्लांक्टन। स्मॉल एनिमल्स को कहा जाता है ज़ूप्लांक्टन। उसको कंज्यूम करने वाली छोटी मछली फिश, यहाँ से फूड आया इसके पास, इसका फूड बना ये, और ये फूड बन गया शार्क का। तो यहाँ से भी आपने क्या देखा कि फूड जो है वो सप्लाई हो गया वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में। तो ये आपका क्या कराया? फूड चेन कराया। अंडरस्टूड? तो ये आपका फूड चेन कराया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चैप्टर्स। फूड चेन यानी ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दिस इज फूड चेन। एक ग्रीन प्लांट्स के लिए हमने एग्जांपल्स में इसको कंज्यूम किया डियर ने, डियर को कंज्यूम किया लायन ने। तो ये कराया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कराया प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम सबसे पहले किया वो क्या कराया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम किया वो कराया सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे ये आपका ज़ूप्लांक्टन क्या था? ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर था, प्रोड्यूसर्स हुआ मान लीजिए, इसको कंज्यूम करने वाला
सेकेंडरी कंज्यूमर्स, है ना, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शियरी कंज्यूमर्स। अंडरस्टूड?